हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, तो इसके 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के बारे में बात करी थी। ये जो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपको सीबीएसई में शायद और जितने भी दूसरे स्टेट बोर्ड है उसमें ना मिले, बट आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो दिस फॉर आरबीएससी, तो आरबीएससी वाले तो उसको ज़रूर देखें। बाकी बोर्ड वाले एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर हो तो पढ़ लीजिएगा और नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन से पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यानी विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, इससे पहले मैं वो करवा रहा हूँ, वो आपको देखना है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने मान लिया, ठीक है। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और आपको एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है इस तरीके से, इस पाथ के थ्रू। हम क्या चाहते हैं, ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपन ने बना लिया। तो ये जो लाइन्स आपको दिख रही है किसको बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और आपको चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो जब आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने की कोशिश करोगे, जिसको अपन ने क्यू नॉट नाम दिया है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी जिसको अपन बोलते हैं क्यू ई, क्यू नॉट ई, है ना। अब चार्ज क्यू नॉट लिया है तो फिर क्यू नॉट ई, और क्यू लेते हैं तो फिर क्यू, ठीक है। तो क्यू नॉट ई इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कैसे? क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। आपको नोट्स नहीं मिलेंगे तो यहाँ से आप कॉपी कर लेना। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है यानी एफ फैक्टर जो है, ये इस, अब मैं मान के चल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक छोटा सा पाथ कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा पाथ जो है कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसके अलॉन्ग एक छोटा सा वेक्टर मैं मान रहा हूँ, वो यहाँ पे अपन मान लेंगे डी आर वैक्टर, डी एल वैक्टर, जो आप मानना चाहे वो मान लीजिए। तो मैंने मान लिया यहाँ पे डी आर वैक्टर, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले अपन वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो डी डब्ल्यू वर्क डन जो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब बात ये है कि जो एफ वेक्टर है ये हम लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। हम जाना यहाँ चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है हमको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नहीं याद है तो कंसिडर कर लीजिए भाई। अपन ने एक यहाँ पे चार्ज यानी आवेश रखा था, यहाँ से यहाँ तक अनंत से किसी पॉइंट पी तक अपन को चार्ज को लेके आना था। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, फोर्स जो था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो यहाँ पे लग रहा था, और जब अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो वो इस डायरेक्शन में था। सो बेसिकली ये जो अपन ले रहे हैं फोर्स, ये जो अपन ने लिया है ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हमेशा जो आपका चलिए इसको एक्सटर्नल को ई एक्स टी लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ई एक्स टी यानी बाह्य बल जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत की बल के विपरीत दिशा में होगा। यानी आप जाना यहाँ चाहते होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगी, ठीक है। यहाँ इसको देखिए जैसे नीचे अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है, बेसिकली उसका पाथ चेंज करेगी। तो ऐसा है कि हम जब एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है ये। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने आपको पहले बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है, यानी स्थिर वैद्युत की बल के बराबर होता है। और ये खुद किसके इक्वल है, क्यू नॉट इंटू ई। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल आता है, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। इसको यहाँ पे जब आप रखेंगे तो डी डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा एफ इसकी जगह रख देते हैं, पूरा ही रख देते हैं, तो आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट ई वैक्टर और ये डी आर वैक्टर, ठीक है। ये हमने सब पहले करा है कि दोनों अपोजिट क्यों होते हैं वगैरह वगैरह, पहले लेक्चर में अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, उस वर्क डन का जो अपन ने चार्ज को थोड़ा सा डिस्टेंस डी आर तक मूव कराया। नाउ टोटल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, आवेश को
बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो उस वर्क डन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dw आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस तरीके से यहाँ पे भी क्यू नॉट ई वैक्टर माइनस का साइन डॉट डी आर वैक्टर और ए से बी की तरफ। ये जो वर्क डन है आपको पता है, ये जो वर्क डन है अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, चलिए पहले वर्क डन लिख देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा, ये क्यू नॉट का तो कुछ रोल ही नहीं है, तो क्यू नॉट बार ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये तो वर्क डन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज जो आप लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आप जब लिखेंगे यहाँ पे तो क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ए से बी तक। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये ए पॉइंट और हमारा पास बी पॉइंट। ए और बी के जो भी कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे डी आर अगर हमने लिखा है तो मच बेटर होगा, इसको अपन आर ए और आर बी बोल देते हैं, मतलब इनके पोजीशन वेक्टर है बेसिकली, इनके स्थिति सदिश। तो आप चाहो तो उसको लिख दीजिए ना, आर सिर्फ ए और बी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वैसे क्या इनके पोजीशन वेक्टर इन्हें स्थिति सदिश। सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला आ गया जो कि क्या है, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको पता है, मैंने लिखना सिखाया था, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए माइनस ऑफ आर ए आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और आपको पता है जब ये डॉट हटेगा यहाँ से तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता है ना डॉट हटता है तो कॉस थीटा आएगा, और वो थीटा एक्चुअली किस किस के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में, ये एंगल थीटा है। यहाँ से जब ये रहा ना हमारे पास ई वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और ये जो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है, तो जब आप डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, वो कॉस थीटा के अंदर एंगल है इन दोनों के बीच में। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में हमारे विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन। लेट मी सी इट प्रॉपरली, इसको थोड़ा मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन। अब ये विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन क्या है कि भाई आप चार्ज को जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराते हो तो जिस पाथ को आप इंटीग्रेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, भाई इस पाथ के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वही क्या कहलाएगा, इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इस पाथ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो क्या है, इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की है, यानी हमारा जो संरक्षी ये जो बल इसके ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र इस पर जो बल लगा रही है वो कैसी है, संरक्षी है। यानी आप कोई से पाथ से जाए, यूँ जाए यूँ जाए यूँ जाए यूँ जाए, कैसे भी पाथ से जाएँ हर टाइम लाइन इंटीग्रल क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि ये जो फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है वो कैसे नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का संरक्षी बल होता है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हाँ यहाँ से आप इतनी सी बात बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी विद्युत विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर, विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर। अब अगर ऐसा हो जाता कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कंडीशन है छोटी सी,
छोटी सी कंडीशन क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये एक छोटा सा नोट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो अगर आपका यदि ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, आप ऐसे लिख दीजिए, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर समान दिशा में हो, यानी आप जहां पर चार्ज को लेके जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उस केस में ये जो साइन आपका आ रहा है वो नेगेटिव की जगह कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस केस में ये जो माइनस का साइन होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत की बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता है। भाई जैसे ये चार्ज उसको यहाँ धकेल रहा है और मैं इसी दिशा में इसको लेके जा रहा हूँ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। उस केस के अंदर ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो हमारा उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके को लाएगा, वी बी माइनस वी ए। इस केस में ये टर्म कैसे आएगी, पॉजिटिव, और क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे एक बात पॉजिटिव टर्म आई कैसे, ये पॉजिटिव बन कैसे गया, क्यों, क्योंकि आपका जो वी ए है वो वी बी से क्या है, बड़ा है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में आपकी जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी। मतलब आप जिस पॉइंट से आप चार्ज को लेके जा रहे हो वो ज़्यादा पोटेंशियल पे था, हायर पोटेंशियल पे था, उसका विद्युत विभव ज़्यादा था और आप उसको ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो। लेकिन अगर आपका जो आपका ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये जो रैखिक समाकलन है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका वी बी जो है वी ए से बड़ा है, यानी ये टर्म इससे ज़्यादा होगी। तो इससे पता क्या पड़ा, इससे पता पड़ा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश जो आपका वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यानी आपका धनावेश अधिक विभवांतर से ज़्यादा, जहाँ पे विभवांतर होगा, जहाँ पे ज़्यादा विभव होगा उससे कम विभव पे गति करेगा, उच्च से निम्न की तरफ गति करेगा। ये अपन को पता ही है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। बचपन में पढ़ा है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर यही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता। ये ज़्यादा पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये अधिक विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। तो हम भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, और अगर वो ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इससे अपन को ये रिलेशन मिल गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो यही है कि वी बी माइनस वी ए की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन चल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो अपन ये रिलेशन निकाल चुके हैं, बट हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करता है। ये तो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वो करने के लिए वो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स। चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। तो दो समविभव पृष्ठों के बारे में बात करते हैं, ये पहली और ये दूसरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ये भी यहाँ पे मन को पता है। भाई कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ हो तो आपको पता है जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये आपका V है, तो ये V माइनस
dv होगा, ऑब्वियस सी बात है। बोला था मैंने आपको उस टाइम भी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विद्युत विभव के घटते हुए दिशा के अंदर होती है। ठीक है, तो ये अपन को पता है ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ, ये दूसरी समविभव पृष्ठ है। अच्छा, ये अभी अपन पढ़ कर आए हैं कि dv जो है वो माइनस ऑफ अभी अपन ने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल होती है, जिसको अपन लिख सकते हैं माइनस का ई डी आर कॉस थीटा, सॉरी दिस इज कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा जो है ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के जो मैंने बोला उनके बीच का एंगल है ना, तो मैं दो पाथ कंसिडर करके चलता हूँ। एक तो ये ए से बी, यानी मैं सीधा सीधा इस पे आ जाऊँ, और दूसरा ए से सी, यानी इस पाथ से जाऊँ। भाई मेरे पास दो रास्ते हैं इस समविभव पृष्ठ से इस समविभव पृष्ठ पर जाने के लिए, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। मैंने बोला या तो सीधा चला हो जाऊँ या तो फिर इस तरीके से टेढ़ा चला जाऊँ। इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस केस में डी आर की डायरेक्शन भी यही है, और इस केस में डी आर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। सो बेसिकली यहाँ पर ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। यानी अगर मैं ए से बी तक जाता हूँ तो एंगल कितना बनेगा, कॉस 0। उस केस में अगर मैं डी वी अपॉन डी आर निकालता हूँ वो किसके इक्वल आएगा, या मैं चलिए हाँ ई इस तरीके से लिख देते हैं, ई कॉस थीटा, और जनरलाइज करने के लिए ई कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो अगर मैं किस पाथ पे जाता हूँ, ए से बी के अलॉन्ग जाता हूँ, मतलब ए बी की दिशा में जाता हूँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री फॉर ए बी के लिए जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि डी आर के बीच में और ई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। उस केस में ई हमारे पास आ जाएगा माइनस का डी वी अपॉन डी आर। उस केस में चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो उसमें जो चेंज आएगा वो सबसे कम आएगा। मतलब अगर आप इस पाथ के अलॉन्ग जाते हैं तो उस केस में डी वी अपॉन डी आर की जो रेट है गिरने की, आपको यहाँ से ये बात तो समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर। यानी वी के घटने की दर जो है, या वी के यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं, वी के घटने की दर के ऋणात्मक मान के बराबर कौन है, ई। वी के डिक्रीज होने की जो नेगेटिव जो है वो किसके इक्वल है, ई के। तो इस दिशा में वी जो है वो सबसे ज़्यादा घटेगा। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा कि भाई इस डायरेक्शन में वी जो है वो सबसे ज़्यादा घटेगा, इस डायरेक्शन में वी की जो घटने की दर है वो कंपैरेटिवली कम होगी। यहाँ से अपन ये बोलना चाहते हैं। इसमें ये जो डी वी अपॉन डी आर है इसको अपन बोलते हैं, यही मेन रिलेशन था हमारे पास, ये जो डी वी अपॉन डी आर है इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे तो ऐसा समझें, अगर मैं दो अलग अलग पॉइंट के लिए ई ए बी के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ई ए बी और ई ए सी को, इन दोनों को कंपेयर करना है मेरे को, है ना। तो अब मेरे को दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सीधा सीधा जाऊँगा तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर मैं इसमें जाऊँगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। सो बेसिकली ए सी जो है वो ए बी से बड़ा होगा। तो अगर मुझे ई ए बी निकालना है तो वो किसकी इक्वल होगा, डी वी अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो डी वी अपॉन ए सी। अभी आपको दिख रहा है ना, आपका इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वो
ज़्यादा बड़ा है, जब कोई क्वांटिटी का हर ज़्यादा बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू यानी भिन्न का मान कम आता है। जैसे मैंने 2/3 ऐसे समझ लीजिए, मैंने 2/3 और 2/5 को लिखा, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम। जितना ज़्यादा आप हर को यानी डिनोमिनेटर को जितना कम करते जाओगे फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये वैल्यू तो कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी इस अकॉर्डिंग EAB की वैल्यू जो है वो EAC से ज़्यादा होगी। यानी अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो जो आपका dV/dr की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा। अगर आप कोई और पाथ सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर जो चेंज है वो सबसे कम आएगा। मेन चीज़ हमारे लिए समझना नहीं था, मेन चीज़ हमारे लिए रिलेशन समझना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, विद्युत प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर। लेकिन ये जो आपका dV/dr अपन ने लिखा है ये सिर्फ कब वैलिड है, एक तब वैलिड है जब हमारा सिस्टम 1D हो, एक विमीय हो। अगर हमारा सिस्टम 1D नहीं होता उस केस में ये जो dV/dr है, सिर्फ इसकी बात करें, d/dr की बात करें, यानी ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ये इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं डेल से। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल, एक कंप्यूटर वाला डेल नहीं, डेल। ये डेल किसके इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dV/dx प्लस ये आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से dV/dy जे कैप प्लस डो। अच्छा, जो अच्छी बुक्स आपको मिलेगी उसमें आपको इसको जो रीड करते हैं वो डो करते हैं, dO/dx, dO/dy, dO/dz। और अगर आप ऐसे नॉर्मल बुक्स देखते हैं जैसे अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं या CBSE, तो उसमें आप इसको क्या बोलते हैं, d/dx बोलेंगे, d/dy बोलेंगे और d/dz बोलेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो सिंबल आपका दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। DIVE, ओके। तो पार्शियल डेरिवेटिव अपन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे सिस्टम जो है वो 1D नहीं होकर के, एक विमीय नहीं होकर के द्विविमीय त्रिविमीय हो। हमारे लेवल तक सिस्टम 1D होता है, लेकिन अगर अपन उससे आगे जाते हैं तो सिस्टम 2D और 3D भी हो सकता है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। उससे पहले मैं इसको अगर लिखूँ तो E वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि I J K आ रहा है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो E वेक्टर है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो I J K की फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए इसके अंदर अपन ने dO/dx के आगे I कैप लगाया, dO/dy के साथ J कैप लगाया, dO/dz के साथ में K कैप लगाया। तो अपन E वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, माइनस चाहे तो बाहर ले लीजिए, माइनस dO/dx I कैप, dO/dy J कैप और अपन dO/dz K कैप और ये V। मोर स्पेसिफिकली लिखना है, E वेक्टर माइनस dO/dx, यहाँ पे V आ जाएगा, वेक्टर है नहीं V के ऊपर, ध्यान रखना अपन को, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y V J कैप और ये dV/dz K कैप। सो ये हमारे पास रिलेशन है E के बीच में और V के बीच में। अब आपको ऐसे ही बात समझ नहीं आएगी कि ये पार्शियल का मतलब क्या होता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। नोट्स नहीं मिलेंगे, प्लीज़ आप बोर्ड से कॉपी कर लेना। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ आए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक एग्जांपल है कि भाई हमारा जो V है वो किसकी इक्वल है, 2xy प्लस 3y² प्लस 5zx y। ठीक है, अपन को एक पॉइंट दे रखा है, एट पॉइंट इन एक बिंदु 1 1 1। आपका जो पोटेंशियल है वो इस अकॉर्डिंग वैरी करता है, यानी x y और z के अकॉर्डिंग। यानी आप अगर इसको देख करके एक 3D में कर्व बनाते हैं, एक कोई ग्राफ बनाते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं, वक्र बनाते हैं, तो उससे जो भी हमारे पास v आएगा तो हमारा v उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये एक जनरल सिंपल सा एग्जांपल है। और आपको बताना है इस v की जो E की जो वैल्यू है वो 1 1 1 पे कितनी होगी। अपन को क्या करना है,
ई की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को वो रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा कि हमारा जो ई वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल ऑफ डो अपॉन डो एक्स, डो वाई अपॉन डो जेड और डो वाई अपॉन डो अपॉन डो जेड। तो अब सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं, फिर आपको कहानी समझ आएगी। तो डो अपॉन डो एक्स निकालने वी के लिए, देखिए अभी तक अपन जो डिफरेंशिएशन करते थे, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ पार्शियल वी का, तो ये जो आपका y और ये जो z है ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो आपको इसको सिर्फ कांस्टेंट मान के चलना, जैसे 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो इस तरीके से जब x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इस केस में y और z दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और किसी दूसरे के साथ तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप समझ लीजिए कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, तो ये 2 है हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 6, सॉरी सिर्फ पूरा का पूरा 0, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे x का करेंगे तो 1 बचेगा, कितना 5yz या zy जो भी आप लिखना चाहें। तो इसके लिए होगा हमारे पास 2x प्लस 5yz। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो y और z कांस्टेंट हो गए। इस तरीके से जब मैं y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसके अंदर x और z कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे किसका अवकलन करना है, y का, तो 2x एज इट इज प्लस y का अवकलन कर रहे हैं तो 6y, पता है ना आगे आ जाती पावर, तो 3 दूनी 6y प्लस इसमें y का करा तो 1, 5zx। तो आपको क्या करना है, zx को कांस्टेंट लेके चलना। आप मान लीजिए भाई कोई कांस्टेंट, जैसे 10 लिखा हुआ है, तो 10y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, सिर्फ y, सॉरी 10, तो इसलिए अपन ने इसका भी क्या लिख दिया, सिर्फ 5zx। ऐसे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता z के लिए, तो z कांस्टेंट, z को छोड़ करके बाकी x और y कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0, 0 प्लस 0 प्लस 5xy, उसका डिफरेंशिएशन 5xy। तो हमारे पास e की वैल्यू जो किसकी इक्वल आ गई, e की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x प्लस 5yz i कैप, i के लिए, क्योंकि वहाँ पे देख लीजिए i है उसके साथ, प्लस 2x प्लस 6y प्लस 5zx, ये पूरा क्या है, j कैप, प्लस 5xy k कैप। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ई वेक्टर की वैल्यू। लेकिन अपन को ई वेक्टर की वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, 1 1 1 पे। तो अपन को इस पूरे रिलेशन के अंदर एक्स क्या रखना है, 1 1 1, ताकि अपन को किसकी वैल्यू मिल जाए, ई वेक्टर की वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से ई वेक्टर की वैल्यू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन, 1 1 और 1, यानी एक्स वाई जेड टी एन जे कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 2, 1 हो गया, ये भी हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो माइनस का 7 आई कैप, प्लस यहाँ पे 2 सब जगह एक एक ही रखना है, 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो ये 13 जे कैप, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 5 के कैप। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई वेक्टर की वैल्यू। अगर सिर्फ ई की चाहिए तो इसका अपन क्या ले लेंगे, मॉड, और मॉड लेना आई थिंक सो पता होगा आपको, तो नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव है ही, 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, जो करने पे वैल्यू आए वो आप लिख देना, ठीक है। ये 49 आएगी, 169 आएगी और ये 25, और इसको रूट करने पे आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इतना ही छोड़ के रख देना। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 1 1 पे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन डील करते हैं। आने के चांसेस वैसे बहुत कम है, लेकिन ये क्या है, डो अपॉन डो एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, समाकलन अवकलन क्या होता है हमारे पास, इस तरीके का अवकलन, इसको अपन बोलते हैं आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डेरिवेटिव। वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आप सबको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।